हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के बारे में सीखा था और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा बताया था। तो आज भी हम इसको हल्का सा डिस्कस करेंगे। साथ ही आज के लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, पिछले टर्म में हमने क्या पढ़ा है, प्लेन मिरर। गौर करिएगा, प्लेन मिरर जो आपके घर पर बाल काटने के लिए आप जब देखते हैं तब जो मिरर है वो प्लेन मिरर कहलाता है। पर आज हम क्या देखेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर दो तरीके होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो उनमें क्या अंतर डिफरेंस है और वो किसके लिए यूज किए जाते हैं वो सब हम सीखेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा मैं रिकैप करा दे रहा हूं। प्लेन मिरर में याद करिए, जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे ना आपने, तो आपने क्या सीखा था कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक तो वो स्टेटमेंट था, और दूसरा क्या था आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सब भी आपकी बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मैं तो बस आपका रिवीजन करा रहा हूं, ब्रीफ रिवीजन। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि वही एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी या इस रूल का इस्तेमाल करते हुए फिर हमने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा करके एक बात ये सीख ली थी, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि मिरर से यदि डिस्टेंस मेजर करें तो फ्रॉम मिरर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये बड़ी खास बात है, इसको आप जरा नोट कर लें। और ये हम सारी बात किसके लिए बता रहे हैं, प्लेन मिरर के लिए। तो प्लेन मिरर से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, यहां तक। अब मैं इसको जरा हटा रहा हूं सभी को। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जब है, तो मैंने क्या करा, ये तो देखिए खींच लिया एक प्लेन मिरर। ठीक है जी, इसके सामने मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाता हूं, ये लीजिए इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट है और ये लास्ट उसका बी पॉइंट है। हमसे कहा गया कि भाई इसकी इमेज बताओ। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये है आपका प्लेन मिरर, और अब हमको उसकी क्या खींचनी है, इमेज। तो ये हमारा एक छोटा सा टास्क है। तो क्या करेंगे, अभी हमने क्या सीखा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। और ये डिस्टेंस आप कहां से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम मिरर। तो यदि मिरर से हम देखें तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो आइए पहले बी को ऑब्जेक्ट मान ले रहे हैं, तो बी की जो भी डिस्टेंस है वो हम स्केल से मेजर कर लेंगे, और वो की वही डिस्टेंस हम इस तरफ खींच लेंगे। और ये सारी डिस्टेंस मिरर के जस्ट परपेंडिकुलर होंगी। ऐसा नहीं कि स्केल को टेढ़ा टेढ़ा कर दें, ऐसा नहीं हुआ। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखेगा, ये जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं वो कौन सी मेजर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर साइन होता है, उम्मीद है आपको पता होगा ये साइन किसका होता है, परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो ये तो चलिए बी की इमेज बन गई। इमेज को हम डैश से दिखा देते हैं। अब हम साफ देख सकते हैं ए की जो ऑब्जेक्ट ए की है ना, पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है वो अब क्या दिख रही है, बी से ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो लंबा आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर छोटा आएगा। तो थोड़ा इसको हम पीछे की तरफ बनाएंगे, ये लीजिए। तो पॉइंट ए की इमेज ए डैश हो गई, बी उसके पास है तो उस तरफ बन गया। अब बस इस तरह से बना दीजिए, ये लीजिए। तो हुआ क्या था, ये ए भी एक रॉड रही होगी। रॉड के हमने क्या करे, सिर्फ दो एक्सट्रीम पॉइंट लिए, है ना। तो रॉड के जो दो एक्सट्रीम एंड हैं उनको पॉइंट मानते हुए उन पॉइंट की ही इमेज बना ली, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो इस तरीके से ये आपका जो एक इंक्लाइंड रॉड है या इंक्लाइंड लाइन है उसका इंक्लाइंड इमेज बन गया। ठीक है, एक आध और मैं आपको इसमें बता देता हूं। फिर से मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर हो गया। ये प्लेन मिरर के सामने मान लीजिए मैंने ये P नाम का अल्फाबेट बना दिया इस तरीके से। इसकी हमको क्या बनानी है, इमेज बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन
नोट कर लीजिए, प्लेन मिरर के सामने P नाम का अल्फ़ाबेट है, तो अब हमें इसकी क्या इमेज बनानी है, और हमारे पास इतना सा हिंट है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो मैं क्या करूंगा, इस पर अलग अलग पॉइंट ले लूंगा। ठीक, तो अल्फ़ाबेट के फारदेस्ट पॉइंट, इधर का फारदेस्ट पॉइंट ये हो गया, तो ये फारदेस्ट पॉइंट एक ये मान लिया, चलिए A, सबसे दूर वाला इधर क्या हो गया, ये इसको B मान लिया, मिरर के जो सबसे पास है उसका हमने लेट C मान लिया। ठीक है जी, तो मिरर से सबसे दूर वाले पॉइंट और सबसे पास वाले पॉइंट हमने ले लिए। ठीक, एक आध बीच में भी आपकी इच्छा तो ले लीजिए, उसमें कोई बात नहीं, यहाँ भी कुछ 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 मान लें आप। ये मान लीजिए M है, ये आपका N है। तो मिरर के सबसे पास कौन सा पॉइंट है, C तो बहुत पास में बैठा है, तो C की परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्केल से मेजर करके बस जस्ट यहीं कहीं एक पॉइंट खींच लीजिए, तो ये आपका क्या बन गया, C डैश, डैश का मतलब C की इमेज। फिर C के बाद में कौन बैठा है, N, तो N की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली स्केल से लेके थोड़ा सा इधर ले लें, तो ये बन गया तुम्हारा N डैश। ऐसे ही M की भी उसी लाइन पर ये बन जाएगा आपका M डैश। तो अब इनको स्मूथली मिला दें ये इस तरीके से। फिर ये B की इमेज ऑब्वियसली वो N के पीछे की तरफ है, तो ये तो चलिए आपका N डैश था, ये आपका बन जाएगा आपका B, ये लीजिए ये बन जाएगा आपका A। तो A की इमेज A डैश, B की इमेज B डैश, M की इमेज बीच का पॉइंट है ये M डैश। तो देखिए P का लेटरल इन्वर्जन हो गया ना, यानी जो उसकी लेफ्ट साइड थी वो राइट साइड बन गई, या वैसा वर्सा। इसीलिए एम्बुलेंस पर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एम्बुलेंस जो वर्ड है उसके सारे अल्फ़ाबेट उल्टे करके या लेटरली इन्वर्टेड करके लिखे जाते हैं, जिससे कि इमरजेंसी के समय में आपसे आगे चल रहा व्हीकल एम्बुलेंस को ठीक ऑर्डर में पढ़ के पास दे सके। ठीक है, तो क्या क्या मेनली बात अब यही है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, ठीक, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ I फॉर इमेज। और ये डिस्टेंस आप कहां से मेजर कर रहे हैं, मिरर से, और वो डिस्टेंस कौन सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये बस ध्यान में रखिए, आपका काम चलता रहेगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए प्लेन मिरर की, ये आपके लिए ये वाली बात तो यहाँ पे प्लेन मिरर के लिए लगी। ये बात किसके लिए हम बोल रहे हैं, प्लेन मिरर के लिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी ये जो वाला लॉ है ना कि एंगल I इक्वल टू एंगल R एंड द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल इन द सेम प्लेन, ये आपके सबके लिए लगी है, प्लेन के लिए भी एज वेल एज कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर आप समझते हैं, स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। बाकी ये डिस्टेंस वाली बात सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लिए लगेगी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ मिरर, बट दिस इंफॉर्मेशन इज वैलिड ओनली फॉर द प्लेन मिरर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो आपका क्या है, कर्व्ड मिरर है। कर्व्ड मिरर हमारे डेली लाइफ में कई जगह हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो कर्व्ड मिरर होते हैं या उसको हम स्फेरिकल मिरर भी कह रहे हैं। आप जरा पहले तो वर्ड्स नोट करते जाएं, स्फेरिकल भी ठीक है और कर्व्ड मिरर भी ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं स्फेरिकल या कर्व्ड आर दोज विच आर नॉट स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन तो ये होती है, तो प्लेन मिरर में चली जाती, पर अब जो स्ट्रेट नहीं है वो क्या होंगे, थोड़े से बेंट होंगे इस तरीके से। तो उन बेंट मिरर्स को हम कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर कहेंगे। सो द मिरर हैविंग कर्व लाइक सरफेस आर नोन एज कर्व्ड मिरर। और ये कहां पर लगे होते हैं, या आपने देखे होंगे किसी शॉपिंग मॉल में या गाड़ियों की जहां पार्किंग होती है, कार पार्किंग वगैरह, वहां पे कॉर्नर पे लगे होते हैं। ये थोड़ा सा कर्व्ड टाइप का होता है। इससे क्या होता है कि दूर दूर से कोई जो कार या व्हीकल आ रहे हैं वो किसी कॉर्नर पे आपस में नहीं टकरा जाएं, तो ये उसकी इमेज बता देती है। ऐसे ही ये कैमरा भी आपने देखा होगा, कैमरा आजकल तो मोबाइल के लेंस, मोबाइल में भी लगा होता है, तो मोबाइल के लेंस में भी जो आपका लगा हुआ होगा कोई भी ऑप्टिकल सरफेस, वो भी आपका कर्व्ड होगा। ठीक है जी, हालांकि ये लेंस है, लेंस को अपने को मिरर के अंडर में नहीं पढ़ना चाहिए, तो अभी तो मिरर के नाम पे आप सिर्फ यही देख लें।
या डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, डेंटिस्ट वगैरह भी जब दांत वगैरह को चेक करते हैं तो वो भी आपका कर्व मिरर होता है, क्योंकि कनकेव मिरर में किसी पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए एनलार्ज इमेज बनती है, वो अपन आगे चल के देखेंगे। अब दो बातें बार बार आपको इस चैप्टर में आएंगी, एक तो कन्वर्जिंग और एक होगा डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग ऑफ लाइट एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है, ये तो मैंने इधर खींचा है कन्वर्जिंग लाइट का, कि भाई दो रे ऑफ लाइट दूर से आती हुई किसी एक ही पॉइंट पर आके मिले हैं। देखिए यहां पर ये क्या मिलने का, एक किसी एक पॉइंट पर मिलने की टेंडेंसी है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लाइट। तो टू ब्रिंग द पैरेलल रे ऑफ लाइट क्लोजर, है ना, और पैरेलल नहीं तो भाई टू ब्रिंग द रे ऑफ लाइट क्लोजर, है ना। तो मान लो कोई पैरेलल लाइट आती है और वो आगे जाके किसी एक पॉइंट पे मिल जाए तो उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग। अगला क्या है, डाइवर्ज, टू स्प्रेड आउट, तो किसी एक पॉइंट से लाइट का स्प्रेड आउट होना, ठीक है। या इस तरह से समझ लो भाई पैरेलल लाइट आई और वो इस तरीके से दूर चली गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्ज, और ये आपका क्या है, कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट इज डन बाय स्फेरिकल मिरर और कर्व्ड मिरर। तो जब रे ऑफ लाइट एक तरफ अप्रोच करती हैं तो वो आपका बन जाता है कन्वर्जिंग लाइट, और यदि एक दूसरे से दूर चली जाए तो वो बन जाती है आपकी डाइवर्जिंग। और जो तीसरी तरह की बची अब वो क्या है, ये बन गई आपकी जस्ट पैरेलल रे ऑफ लाइट। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट एंड दैट इज कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट। अब हम कर्व्ड मिरर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसमें कौन सी टर्म की डेफिनेशन क्या है। तो कर्व्ड मिरर वो होंगे जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। तो सोचिए कि ये कोई होलो स्फेयर था, कांच का बना हुआ, है ना, उसका आपने छोटा सा पार्ट इस्तेमाल कर लिया और बाकी का आपने हटा दिया। तो देखिए स्फेयर तो बहुत बड़ा रहा होगा पर उसका हमने एक छोटा सा आर्क या छोटा सा पार्ट इस्तेमाल कर लिया, तो उस छोटे से पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि दैट इज नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं है, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं कि दैट इज कर्व्ड मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर होंगे या कर्व्ड मिरर होंगे, दे आर ऑफ टू टाइप, एक तो बन जाएगा आपका कनकेव मिरर और एक बन जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर, इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर ऑफ अ ग्लास एंड दे आर ऑफ टू टाइप, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब हम इन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो कनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन जो होता है वो अंदर की ओर मुड़ी हुई सरफेस पर होगा। तो बात समझने की कोशिश करिए, ये पॉलिशिंग या सिल्वरिंग बाहर की तरफ कर रहे हैं, जबकि रे ऑफ लाइट यदि भेज दें तो वो रे ऑफ लाइट कर्व मिरर से टकराकर अंदर की ओर मुड़ी हुई, देखिए ये वाला जो पार्ट है वो स्फेयर के अंदर का है और ये वाला पार्ट क्या है, स्फेयर के बाहर का है। तो आउटसाइड में तो क्या होगी, पॉलिश, और इनसाइड में क्या होगा आपका, यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस। तो अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो अंदर की तरफ यानी स्फेयर के सेंटर की तरफ होता है, जबकि यहां पर उल्टा होगा, इसमें आउटसाइड में हुआ, है ना, स्फीयर के आउटसाइड में हुआ। तो इसमें हमने क्या करा, एक स्फीयर खींच लिया, है ना, तो इसमें ये हिस्सा कहलाएगा इनसाइड और ये कहलाएगा आउटसाइड। तो इसमें आउटसाइड में पॉलिशिंग थी, तो इसमें किस में होगी, इनसाइड में पॉलिशिंग होगी। तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो आउटसाइड से होगा, ठीक है। तो मान लीजिए रे ऑफ लाइट इधर से आएगी तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर इस तरफ लौट जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना अपन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जिस तरफ से रे ऑफ लाइट आती हैं वो उसी तरफ लौट जाती हैं, और पॉलिश को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जहां भी पॉलिश है उसको तो कभी क्रॉस करेगी ही नहीं। पॉलिश तो सिर्फ रे ऑफ लाइट को
रिटर्न बैक करने का या वापस लौटाने का काम कर रहा है। तो इस कॉनकेव मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से होगा, यानी जिस तरफ स्फीयर का सेंटर है। कन्वेक्स मिरर में जबकि रिफ्लेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ से होगा, यानी कि स्फीयर के आउटसाइड, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। अब मैं स्लाइड बदल रहा हूं क्योंकि क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा स्पीडी रहेगा। अब हम इसमें इंडिविजुअल टर्म को हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द पोल, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप एक बार सामने की स्लाइड को देख लें और इसमें से कोई भी चीज है उसको आप नोट कर लें, या फिर आपकी बुक के अंदर ही आप इसको अंडरलाइन कर लें। तो सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कि हम किससे दिखा रहे हैं, सी नाम के अल्फाबेट से। क्योंकि हमने क्या सीखा कि जो कर्व्ड मिरर होते हैं वो किसी होलोस्फेयर का पार्ट होते हैं। तो जब होलोस्फेयर है तो उस होलोस्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो वो जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C इज द सेंटर ऑफ होलोस्फेयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। अब आता है पोल। तो जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो तो थोड़ा सा ही है, समझ रहे हैं, पूरा थोड़ी है, वो तो पूरा तो एक इमेजनरी स्फीयर था। पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो एक छोटा सा आर्क है। तो उस छोटे से आर्क का जो मिड पॉइंट होगा, है ना, छोटा सा आर्क, उस छोटे से आर्क का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पोल। तो सेंटर ऑफ आर्क, आर्क क्या, वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो छोटा सा है, पूरा थोड़ी, अपना तो पूरा स्फीयर तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। तो अब आपको दो चीज मिल गई, पोल को मैं पी से दिखाऊंगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं सी से दिखाऊंगा। तो पी और सी को हमने, दो पॉइंट है पी और सी, उनको मिला दिया। तो पी और सी को यदि हमने मिला दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये तीनों टर्म आप लिख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, ये सब अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल फोकस से काम की टर्म है, उसको हम दिखाएंगे एफ से, कैपिटल एफ से, है ना। तो प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट, जिसको कि हम किसे दिखाएंगे, एफ से। फोकल लेंथ इज नॉट अ पॉइंट, इट इज अ डिस्टेंस। फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस, जिसको हम किससे दिखाएंगे, स्मॉल एफ से। तो एक खास काम की बात है, कैपिटल एफ इज अ पॉइंट एंड स्मॉल एफ इज अ डिस्टेंस। तो कैपिटल एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस, जबकि स्मॉल एफ इज अ डिस्टेंस, जिसको कि हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है। तो अपर्चर ऑफ मिरर क्या है कि भाई इस आर्क का वो छोटा सा रीजन जिसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। अब जैसे स्फेयर तो बहुत बड़ा था, उसका भी छोटा हिस्सा कर्व मिरर बना। कर्व मिरर में से भी बहुत छोटे हिस्से से रे ऑफ लाइट, देखिए सिर्फ इसी हिस्से तो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जिस छोटे से हिस्से से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। प्रिंसिपल फोकस क्या है कि भाई जो आपने प्रिंसिपल एक्सिस सीखा था, विच इज ए लाइन ज्वाइनिंग पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ब्लैक कलर से अपन ने दिखाया हुआ है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आएंगी, कौन सी, ये रेड कलर की जो दिखा रखी है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आएंगी, कर्व मिरर से टकरा करके आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। So the point on the principal axis on which all the parallel rays
कन्वर्ज होने का, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रही हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो ऑल रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस, यानी एक ही पॉइंट पर आकर मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल फोकस हमने सीख लिया, जिसको हमने किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल एफ से। फिर पोल तो हमें पता ही है, और एक ये आपका कैपिटल एफ हो गया। तो जो पी से लेके एफ की डिस्टेंस है, फोकल लेंथ क्या है, पोल से लेके एफ की जो डिस्टेंस है ना, मैंने पहले लिख दिया, इट इज अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट शोन बाय कैपिटल एफ, फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस जिसको कि स्मॉल एफ से दिखाते हैं, एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां थी कि क्या फोकल लेंथ है, क्या आपका प्रिंसिपल फोकस है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्यान रखिएगा कि जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमने मेजर किए थे, वो हमने किससे मेजर किए थे, नॉर्मल से, यानी इंसिडेंस एंगल एंड जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो किससे मेजर किया जाएगा, नॉर्मल से। नॉर्मल क्या होता है, मिरर की सरफेस से खींची गई परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, अब स्फेरिकल मिरर में जरा सोच के देखिए, ये तो आपका मिरर बन चुका है ना, तो इस मिरर में कोई छोटी सी डिस्टेंस लें, उसका एक परपेंडिकुलर खींच दें, तो मिरर के एक छोटे से पार्ट से जो भी परपेंडिकुलर खींचेंगे वो कहां से जाएगा, सेंटर से, यानी ऑल रेडियस ऑफ अ कर्व मिरर, ऑल रेडियस ऑफ कर्व मिरर बिहेव एज नॉर्मल। तो मैं पहले तो स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, फिर फाइनली लिखूंगा अभी। सो ऑल रेडियस ऑफ कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर आर नॉर्मल। तो किसी भी कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस या डायमीटर या इवन प्रिंसिपल एक्सिस भी है ना, तीनों शब्द बोल रहा हूं, रेडियस, क्योंकि रेडियस भी परपेंडिकुलर होती है मिरर के, डायमीटर भी ऑब्वियसली रेडियस का ही ट्वाइस है, तो वो भी कर्व मिरर के छोटे से पार्ट पे परपेंडिकुलर ही होता है। ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस तो ऑलरेडी कर्व मिरर के परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि आप यहां पर ही समझने की कोशिश कीजिए, रेडियस क्या होती है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, ये तो रेडियस हो गई, तो वो रेडियस क्या दिख रही है, ब्लू कलर में परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑल रेडियस आर परपेंडिकुलर। इसी लाइन को जस्ट ट्वाइस कर देंगे तो वो डायमीटर बन जाएगा, इसी को जब आगे एक्सटेंड कर देंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। तो ऑल रेडियस और द डायमीटर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कर्व मिरर एक्ट्स एज ए नॉर्मल, और ये एंगल कहां से मेजर होने हैं, आपके नॉर्मल से तो मेजर होना है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये सभी एंगल कहां से मेजर होते हैं, नॉर्मल से। ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। कर्व मिरर में बस इतनी सी बात हो जाएगी कि सारे रेडियस या डायमीटर या प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल, यानी वो कर्व मिरर के किसी छोटे पार्ट पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग इमेज खींचेंगे, और ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में भी बोल ही दिया था, क्या कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज इन जनरल, है ना, हमेशा ऐसा नहीं होगा, जबकि प्लेन मिरर में होगा। प्लेन मिरर में दोनों क्या थे, इक्वल थे, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, इक्वल साइन आएगा। बाकी कर्व मिरर में जरूरी नहीं है ना, क्योंकि कर्व मिरर में हम देखेंगे कि 6 तरह के रे डायग्राम बना के देखेंगे, उसमें 5 में हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बराबर नहीं था। बस एक पर्टिकुलर केस में ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कर्व मिरर में इक्वल होना जरूरी नहीं है,
हालांकि एक केस में इक्वल होता है, 5 अदर केसेस में इक्वल नहीं होता, पर प्लेन मिरर में हमेशा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, ठीक है। जबकि कर्व मिरर में जनरल रूल नहीं है, हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस में अलग अलग मेजरमेंट आएगा। हाँ, एक केस होगा, एक केस कौन सा होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जब ऑब्जेक्ट को रख दिया जाएगा तो उसका वहीं का वहीं इमेज बन जाता है। तो कर्व मिरर में यदि हम यहां पर ही ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका इमेज भी उधर ही बन जाता है। एक इस कंडीशन को छोड़ के उसमें कभी भी ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस बराबर नहीं होती, हमेशा अनइक्वली होती है, तो उसको जरा ध्यान रखिएगा। तो हमने आज के सेशन में क्या सीखा, स्फेरिकल मिरर यानी कि विच आर नॉट स्ट्रेट। तो जब स्ट्रेट नहीं होंगे तो वो किसका पार्ट होंगे, कर्व मिरर का, स्फेरिकल मिरर का। इसमें जो भी प्रिंसिपल एक्सिस या रेडियस वगैरह होगी वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, यानी कोई रे ऑफ लाइट जितने एंगल से इस नॉर्मल से आगे टकराएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। होमवर्क में क्या है कि भाई ये जो कुछ भी आपने मिरर वगैरह जो मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा डिटेल आपकी एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 161 से लेके 163 तक है। और ये पेज नंबर मैं कहां से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी ने जो पब्लिश किया है जनवरी 2020 का एडिशन, मैं वहां से पेज नंबर बोल रहा हूं, क्योंकि किसी बच्चे के पास डिफरेंट एडिशन होगा तो फिर पेज नंबर बदल जाएंगे। अगले सेशन में हम क्या सीखेंगे, कॉनकेव मिरर से इमेज किस तरह से बनेगी, तो उसके रूल्स होंगे वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए यही वाली बात खास है कि ऑल रेडियस या प्रिंसिपल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू मिरर या दे ऑल एक्ट एज द नॉर्मल, और एंगल नॉर्मल से क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू ये एंगल आर होता है। तो ये क्रैश कोर्स का पार्ट है और उम्मीद है आज का सेकंड लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।